हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई योर विवेक। कल हम लोगों ने कुछ ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस, कुछ ग्रामेटिकल स्लैंग्स देखे थे जो आम बोलचाल की भाषा में तो ऐसे तो करेक्ट लगते हैं, बट वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश में। तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। आज उन्हीं एग्जांपल्स को एक प्रॉपर सेंटेंस में देखने की कोशिश करेंगे और कैसे समझें कि ये सेंटेंस स्टैंडर्ड इंग्लिश में सही है या नहीं, उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उनका डेफिनेटली क्या अप्रोप्रिएट यूजेस होगा वो भी देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो एग्जांपल है वो क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ काइंडली भी लिखा हुआ है या रिक्वेस्टेड भी लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, काइंडली और रिक्वेस्टेड ये दोनों को साथ में यूज़ नहीं करते हैं। अगर ये दोनों को साथ में यूज़ नहीं करते हैं तो आप ये ज़रूर पूछ सकते हो तो काइंडली यूज़ करना है या फिर रिक्वेस्टेड यूज़ करना है। तो हम ये डिपेंड करता है जो सेंटेंस होते हैं उसका वॉइस पे। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तो उसमें हम लोग रिक्वेस्टेड टू यूज़ करते हैं। और सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का है तो हम उसमें काइंडली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये एक पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग रिक्वेस्टेड टू यूज़ करेंगे। अगर ये एक्टिव वॉइस का होता तो हम लोग काइंडली यूज़ कर सकते थे, या फिर एक और वर्ड होता है प्लीज़, ये दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कैसे किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ डू दिस फॉर मी, है ना, इसी तरह से ना रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, खैर ये जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इसे हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। हमारे जो वॉइस के जो चैप्टर रहेंगे, एक डेडिकेटेड चैप्टर रहेगा इसके पीछे। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स हैं इसके भी, कब क्या यूज़ करना है, तो हम लोग वहाँ पर काफ़ी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अभी जस्ट एक आप ये समझ लो कि काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों को साथ में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाई ऑल। आप यहाँ पर तो यहाँ यूनिवर्सली भी लिखा हुआ है, यहाँ पर बाई ऑल भी लिखा हुआ है। अब खुद सोचो, यूनिवर्सली का भी मतलब हुआ सब कोई के थ्रू, बाई ऑल का भी मतलब हुआ सब कोई के थ्रू। मतलब हुआ कि दो बार हम लोग एक ही चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कुछ तो हटाना पड़ेगा। क्या हटाएंगे हम लोग, दोबारा पढ़ो सेंटेंस को। पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड। अब यहाँ पर देखो, अगर आप फुल स्टॉप भी लगा देते हो ना, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीटली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है ना। तो यहाँ बाई ऑल की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे ओमिट कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। अप्रोच का मतलब ही होता है कहीं पहुंचना, अप्रोच का मतलब ही होता है कहीं पहुंचना। तो अगर आप कहीं पहुंच ही रहे हो तो आप उसके नियर नहीं पहुंचोगे, आप उस जगह पे पहुंचोगे, है ना। तो यहाँ पर नियर जो है ये एक फ्लॉस सेंटेंस, यहाँ फ्लॉस वर्ड है, तो आप इसे हटा दो, आप इसे ओमिट कर दो, है ना। चलिए नेक्स्ट। सपोजिंग इफ़, आप शुरू में ही दिख गया क्या, ये सपोजिंग इफ़ दोनों साथ में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि सपोज का भी मतलब होता है माना कि, इफ़ का भी मतलब हुआ माना कि। तो आप एक ही चीज़ को दो बार तो लिखोगे नहीं, तो इसलिए या तो आप सपोज लिखो या फिर यहाँ पर इफ़ लिखो, दोनों ही सेंस में आई थिंक ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे सपोज ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू हैव डन, है ना। या फिर इफ़ यू ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू हैव डन, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। When he lent me some books, he asked me to return them back by the end of the month. आप अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो आपको पता होगा कि जहाँ रिटर्न होता है, रिसीड होता है, रिट्रीट होता है, रिम्बर्स होता है, वहाँ पर हम लोग बैक या अगेन ये सब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसके जो इनबिल्ट मीनिंग होते हैं इनमें ही बैक अगेन ये सब छिपा होता है। तो यहाँ पर हम लोग बैक को यूज़ नहीं करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। He denied that he was not present on the spot of the occurrence. आप यहाँ पे देखो, यहाँ डिनाइड का मतलब ही एक नेगेटिव सेंस है, वो मना कर रहा है। यहाँ पर भी नॉट, यहाँ पर भी नेगेटिव, बार बार नेगेटिव, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। यहाँ कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ओमिट होगा। क्या ओमिट होगा, ये नॉट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, नॉट ओमिट हो जाएगा। अच्छा, मैं एक वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ओमिट। ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना। तो आप ये यहाँ पर जो नॉट है इसे आप ओमिट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। द CM सेड दैट इट वॉज हिज डिसीजन दैट नोबडी कुड गेट इट चेंज्ड। अब आप यहाँ पे देखो, द CM सेड दैट
इट वॉज हिज डिसीजन एंड दैट की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, आप खुद पढ़ो यहाँ पे। द CM सेड दैट इट वॉज हिज डिसीजन एंड नोबडी कुड गेट इट चेंज्ड। मतलब CM का जो सेंटेंस है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो दैट है ये एक फ्लॉस वर्ड है और उसे हम लोग को अवॉइड करना है, ओमिट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी टू पे द फीस। आप खुद देखो यहाँ पर सफिशिएंट खुद में ही सफिशिएंट है, मतलब है ये पर्याप्त है। इनफ वो भी खुद में ही सब मतलब क्या सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो दो बार एक ही वर्ड को यूज़ करने का कोई मतलब होता नहीं है। तो आप यहाँ पर या तो लिखो सफिशिएंट मनी या फिर लिखो यहाँ पर इनफ मनी। ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से तो इनफ मनी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। रिपीट दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने के लिए बोला गया। जब दोबारा यहाँ बोल ही दिया तो यहाँ अगेन बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल फॉरबेड द स्टूडेंट्स नॉट टू स्टेज अ वॉकआउट। आप यहाँ पर देखो फॉरबेड मतलब ही होता है मना करना, ठीक है। फॉरबेड, फॉर प्रिवेंट, है ना, प्रोहिबिट, ये सब सारा नेगेटिव सेंटेंसेस है, मतलब मना करना होता है, ठीक है। आप यहाँ पर फिर नॉट यूज़ कर रहे हो, यानी कि ये भी एक नेगेटिव है। तो दो बार नेगेटिव बोलने का कोई मतलब होता नहीं है। आप यहाँ पर जब लिख ही दे रहे हो द प्रिंसिपल फॉरबेड द स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। द प्रिंसिपल फॉरबेड द स्टूडेंट फ्रॉम गोइंग आउट बोले या फिर टू स्टेज अ वॉकआउट, ठीक है। दोनों सेंस में आपका जो सेंटेंस वो सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग को नॉट यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, जैसे फॉरबिड, फॉरहिबिट, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, है ना। हम लोग देखते रहेंगे आगे के एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पेशेंट इज़ कंपेरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून सेड द डॉक्टर। अगर आप इसे देखोगे तो ये सेंटेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है इसमें कुछ एरर है, बट एक्चुअली इसमें एरर है। यहाँ कंपेरेटिवली मतलब आप कंपेयर ही कर रहे हो। तो जब इस तरह का कंपेरेटिवली होता है या फिर एक वर्ड आता है रिलेटिवली, है ना, कंपेरेटिवली, रिलेटिवली, तो उसके बाद हम लोग एक ये जो होता है वर्ड, ये एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। पॉजिटिव डिग्री का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम लोग जब डिटेल्स में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होते हैं। आप सिंपली समझो कि यहाँ पर जब कंपेरेटिवली यहाँ लिख ही रहा है, रिलेटिवली लिख ही रहा है, तो आपको उसके साथ गुड इस तरह का वर्ड हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कज़न सिस्टर ऑफ द चेयरमैन। जैसा मैंने आपको कल बताया था, कज़न सिस्टर हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। हम लोग ना कज़न ब्रदर ना कज़न सिस्टर ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि उनका जो सेंस है वो हमें पता चल ही जाता है उसके जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ होते हैं उसके हिसाब से। जैसे द कज़न सिस्टर ऑफ द चेयरमैन सेड दैट शी वुड लाइक टू सक्सीड हिम व्हेन हिज टर्म एक्सपायर्ड। आप यहाँ पर देखो शी से तो पता चल ही जा रहा है कि वो लड़की है। तो लड़की है तो यहाँ सिस्टर मेंशन करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। अ कज़न ऑफ द चेयरमैन हैज़ सेड दैट शी वुड, यहाँ से ही हमें पता चल जा रहा है कि वो एक लड़की है और ये जो चेयरमैन की जो कज़न है वो आगे जो भी है उनको सक्सीड करेगी, उनके टर्म्स, हाँ, जो कंपनी है उसमें वो उन्हें सक्सीड करेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे इन द नाइट ही केम टू डिनर बट ate वेरी लिटिल बिकॉज ही वॉज इमोशनली डिस्टर्ब्ड। देखो यहाँ पर यस्टरडे इन द नाइट नहीं होता है, ऐसे हम ये देखा जाए तो ऐसे करेक्ट दिख रहा है, बट इसका जो एग्जैक्ट फॉर्म होता है वो होता है लास्ट नाइट होगा, ठीक है। यस्टरडे इन द नाइट नहीं होता, क्या होता है? लास्ट नाइट। जैसे लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना। तो इस जगह हमें यस्टरडे इन द नाइट की जगह क्या यूज़ करना होगा? लास्ट नाइट, ठीक है। चलिए, दिस इज़ द न्यू बुक विच माई फादर बॉट इट फॉर यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो इट है ये थोड़ा फ्लॉज है। क्यों फ्लॉज है? क्योंकि दिस इज़ द न्यू बुक विच माई फादर बॉट फॉर यू, ये बोलना ज़्यादा सही होता है। अब इसे हम लोग पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर जैसे ये विच है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रेसिडेंट है, ये एंटीसीडेंट है। तो हम लोग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसे काफ़ी डिटेल में हम लोग प्रोनाउन वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आप सिंपली इसे बस इस तरह से समझिए कि माई फादर बॉट इट, ठीक है। माई फादर बॉट फॉर यू, इससे तो पता चल ही जा रहा है कि माई फादर बॉट, क्या बॉट किया? अ बुक, ठीक है। तो इसके बारे में बात हो रहा है और इसके फादर ने एक बुक खरीदा जो कि ये बुक को रिफ़र कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इट का यूज़ नहीं करेंगे।
हम लोग काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को। रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गए, काफ़ी कुछ है। तो हम लोग वो प्रोनाउन के चैप्टर में काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ बस खाली आप समझ लो एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, द थिंग वॉट यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल हियर। यहाँ पर देखो द थिंग वॉट यू लाइक, वॉट से ही पता चल जा रहा है कि किसी चीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो जब किसी चीज़ के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पर द थिंग लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। इसे हम कह सकते हैं कैसे, वॉट यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल। इसे हम क्या कह सकते हैं, वॉट यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल हियर। इतने में ही ये जो सेंटेंस है अपने आप में करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमें द थिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पर चाहें तो वॉट की जगह पे, वॉट जो है इसके जगह पे अगर हम लोग दैट लिखते हैं या फिर अगर हम लोग विच भी लिखते हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसे भी हम देखने वाले हैं, ये भी एक प्रोनाउन का ही पार्ट है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो हम इसे बाद में देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू एंड व्हाट आई वुड ब्रिंग फॉर हर। यहाँ पर देखिए, शी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू, यहाँ पर जो टू है ये फ्लॉस है, क्योंकि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी ऐसे ग्रामेटिकली भी यही करेक्ट होता है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग टू नहीं हम बोलते हैं, हम सब क्या बोलते हैं, वेयर आर यू गोइंग बोलते हैं। तो यहाँ जो टू है इसे हमें ओमिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विथ मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। अब देखो यहाँ केम अक्रॉस है, तो केम अक्रॉस हम लोग जनरली मतलब होता क्या है कि किसी से अचानक मिल जाना, ठीक है, सडनली मिल जाना। तो उसके साथ हम लोग विथ हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केम अक्रॉस, अगर आप किसी से सडनली मिल रहे हो तो किसी के साथ मिल रहे हो, विथ मिल रहे हो, है ना। तो विथ जो है ऑलरेडी इसमें इसके जो मीनिंग है इसमें इंक्लूडेड है, तो यहाँ हम लोग विथ का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, इन दिल्ली ही केम अक्रॉस मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर, ठीक है। तब ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए विथ बैग एंड बैगेज। आप यहाँ पे देखो ये एक ईडियम है, ये एक स्लैंग बोलो, एक ईडियम बोलो। ईडियम मतलब क्या होता है, मुहावरे, ठीक है। तो ये एक मुहावरा होता है बैग एंड बैगेज, जिसका मतलब ही होता है सारे साजो सामान के साथ, ठीक है, विथ ऑल योर बिलोंगिंग्स। जब इसका मतलब ही होता है विथ ऑल योर बिलोंगिंग्स तो यहाँ पर हमें विथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या कहना होगा, प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए बैग एंड बैगेज। हमें यहाँ पर विथ ओमिट कर देना होगा, यहाँ पर हमें विथ को ओमिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स हैज़ सरप्राइज्ड द इंटेलेक्चुअल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आप यहाँ पर देखो, द आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन का सेंस है। आप यहाँ पर देखो, जैसे अगर बोलना होगा द आइडिया ऑफ विवेक बोलो या फिर बोलो विवेक्स आइडिया, दोनों का मतलब तो एक ही है, तो दोनों को हम लोग साथ में यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से यहाँ दिस आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर, या तो आप बोलो दिस आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर जिसमें आप अपॉस्ट्रोफी एस को ओमिट कर दोगे, या फिर आप सिंपली बोलो द चीफ मिनिस्टर्स आइडिया हैज़ सरप्राइज्ड द इंटेलेक्चुअल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। या तो आप यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस को ओमिट करो, या फिर आप सिंपली यहाँ पर ये जो पार्ट है इसे ओमिट करके यहाँ पर आइडिया लिख दो, ठीक है। दोनों सेंस में आपका ये जो सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के पॉजिटिव प्रोनाउंस को हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप बस बने रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, टू रिसेंट इंसिडेंट्स amply illustrates about the present political condition of the country, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये जो है टू जो है ये एक्चुअली मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए था टू, इसलिए ये कन्फ्यूजन हो रहा था, यहाँ पर टू होगा, ठीक है। तो टू रिसेंट इंसिडेंट्स एम्पली इलुस्ट्रेट अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर देखिए ये जो इलुस्ट्रेट है, इलुस्ट्रेट का मतलब होता है किसी के बारे में अच्छे से बताना, किसी के बारे में, तो टेल समथिंग या फिर एक्सप्लेन समथिंग अबाउट, है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी अबाउट का मीनिंग इंक्लूडेड है, तो यहाँ ये जो अबाउट है ये फ्लॉस है, तो इसे हमें ये करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा, इसे हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारा जो सेंटेंस क्या हो जाएगा, टू रिसेंट इंसिडेंट्स एम्पली इलुस्ट्रेट द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पर अबाउट को हम ये कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे।
ये जो एम्पली वर्ड है, एम्पली का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, सफिशिएंट इनफ, ये आप समझ लो। क्वाइट, ठीक है, क्वाइट, QUITE, ये, ठीक है। एम्पली का मतलब होता है कि मतलब पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न अप इन दिस कोर्ट। इस सेंटेंस में कुछ भी करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, ये एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द होल ईयर देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। अगर आप बोल रहे हो थ्रू आउट, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सिंपली थ्रू आउट द ईयर भी बोलोगे तो मतलब क्या, पूरे साल भर। द होल ईयर भी बोलोगे तो भी मतलब हो गया पूरे साल भर। तो यहाँ पर थ्रू आउट और होल दोनों को साथ में यूज़ नहीं करना है, आप किसी एक चीज़ को यूज़ करो, ठीक है। या तो आप बोलो थ्रू आउट द ईयर या फिर आप बोलो द होल ईयर, ठीक है। दोनों सेंस में आपका ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज़ बिकॉज दे हैड नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड। आप देखिए यहाँ पर द रीज़न, बिकॉज, दोनों तो सेम ही चीज़ है ना। आप किसी का रीज़न बता रहे हो या फिर आप बिकॉज बोल रहे हो या द रीज़न बोल रहे हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, आप दोनों का कारण ही बता रहे हो। जब दोनों का कारण ही बता रहे हो तो यहाँ पर बिकॉज या द रीज़न दोनों से कुछ तो हमें एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर इसे ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए? द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज़ दैट, है ना। तब फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बिकॉज यूज़ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि द रीज़न बोल दिया हमने पहले ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल डोंट हार्डली नो। देखिए आप यहीं पर आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। मैनी पीपल डोंट हार्डली नो अबाउट द रियल फैक्टर दैट हैव लेड द स्टेट टू सो मैनी क्राइसिस। यहाँ पर डोंट और हार्डली साथ में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हार्डली मतलब ये होता है कि बहुत मुश्किल से, जो कि एक नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स के साथ हम लोग ये डू, डजन, डोंट, ये सब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें इसे ओमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली हम लोग हार्डली बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे वर क्वाइट ऑल राइट when they started arguing with the so called officer। तो यहाँ पर क्वाइट का एक्चुअली नहीं है, यहाँ पर क्वाइट के साथ यहाँ लास्ट में ई लगेगा, ठीक है। दे वर क्वाइट ऑल राइट। अब यहाँ पर जो है एरर इसी में है, एरर इसमें ये है क्योंकि क्वाइट का मतलब ये होता है पूरा, और साथ में ऑल भी लगा दिया आपने, तो दोनों को हम साथ में यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग या तो क्वाइट बोलेंगे या फिर ऑल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं दे वर ऑल राइट when they started arguing with the so called officer, या फिर they were quite right while when they started arguing with the so called officer। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक 25 एग्जांपल्स देखे, ठीक है, और 25 एग्जांपल्स में आई थिंक आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा। अभी और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम उसे नेक्स्ट सेशन या फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, बिकॉज वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो फिर बहुत लोग इसे इग्नोर करेंगे, देखना पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। एंड अगेन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिएगा। और आपको लगता है कि अगर ये आपको थोड़ा भी अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको कुछ थोड़ा भी नॉलेज दे रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन शेयर इट विथ अदर्स, बिकॉज अगर इसने आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाया तो अदर्स को भी फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा, है ना। एंड डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो थैंक्स, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।